प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे 5G सर्विस की लॉन्चिंग की। मोदी जैसा कोई नहीं, ये हम नहीं, देश के वो उद्योगपति कह रहे हैं जिनका नाम दुनिया के बड़े बड़े रईसों की लिस्ट में है, जिनका कारोबार की दुनिया में डंका बजता है। देश का लीडर कैसा हो, आज ये बात अंबानी, बिरला और मित्तल ने बताई। मौका था 5G की लॉन्चिंग का। मोदी के विजन की कैसे कायल हो गए देश के टॉप बिजनेस लीडर्स, उनकी बात सुनाएंगे। लेकिन पहले 6 वो तस्वीरें देखिए जिन्हें देखकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना आज गर्व से चौड़ा हो रहा है। ये 6 तस्वीरें देश में नए संचार क्रांति की गवाह है। देश में आज से शुद्ध स्वदेशी इंटरनेट क्रांति का आगाज हुआ है। इंटरनेट की स्पीड 5G हो गई है। इंटरनेट आपका 5th जनरेशन में पहुंच गया है। अब एक क्लिक में 5 से 10 सेकंड में 2 घंटे का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश में 5G सर्विस यानी मोबाइल फोन के 5वें जनरेशन सर्विस की लॉन्चिंग की। सर्विस के फायदे का लाइव डेमो देखा। पीएम मोदी ने रिमोट सिस्टम से ड्राइविंग की और 5G सर्विस से हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर को होने वाले फायदों को भी समझा। तो मोदी देश को 5G की इस क्रांति के बारे में बता रहे थे, लेकिन उसी मंच से टॉप बिजनेस लीडर्स दुनिया को मोदी के बारे में बता रहे थे। मोदी के विजन ने हिंदुस्तान के टेलीकॉम सेक्टर की कैसे पूरी तस्वीर बदल दी, आप अंबानी, बिरला और मित्तल की जुबानी सुनिए। Launching a new era, and I am really grateful to the Prime Minister for inspiring all of us and giving us this digital vision. जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एक क्रांति है। तो वोडाफोन आइडिया की ये कोशिश रहेगी कि इस क्रांति का कंपनी एक हिस्सा बन पाए। कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं और बाखूबी से सजाते हैं। मैं दुनिया में जाता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं, टेक्नोलॉजी की एप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं, और उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। तो ये तो टॉप बिजनेस लीडर्स की बात है, लेकिन मोदी एक विजनरी नेता के साथ साथ मास लीडर क्यों बने हैं, ये आप एक तस्वीर से समझ सकते हैं। ये तस्वीर है राजस्थान के माउंट आबू की। माउंट आबू में कल मोदी की जनसभा थी। गुजरात के 2 दिन के हैक्टिक दौरे के बावजूद वो पहुंचते जब देर हो गए, राजस्थान पहुंचने के लिए उन्हें देरी हो गई, तो रात के उस वक्त 10 बजे थे, लेकिन फिर भी गए। उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। वो स्टेज पर आए, जन सैलाब का अभिवादन किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने मंच से जो किया वो एक सबक है हर वीवीआईपी के लिए। पीएम ने कहा कि रात के 10 बज गए हैं, नियमों को देखते हुए अब जनसभा नहीं हो सकती। मोदी ने मंच से हाथ जोड़कर माफी मांगी और करीब 1 मिनट की बात में उन्होंने बता दिया कि भारत में नियम और कानून से बढ़कर कोई नहीं है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं। लेकिन मुझे मालूम नहीं है, राजस्थान में नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी का यही अंदाज उनको बाकी नेताओं से अलग करता है, देश के बाकी नेताओं से उन्हें अलग करता है। बाकी नेता बंद कमरे में बैठकर प्लानिंग करते हैं, लेकिन मोदी सब कुछ ग्राउंड पर करते हैं, पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। मोदी कल रात 2 बजे दिल्ली पहुंचे, सुबह 10 बजे 5G की लॉन्चिंग में पहुंच गए। कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के पिछले 48 घंटे की वर्किंग पैटर्न को देखिए, आपको ये समझ आ जाएगा कि असली लीडर कौन है और कैसा होना चाहिए।
लीडर कैसा होना चाहिए 10 सेकंड में पता चल जाता है। मोदी का काफिला रुक जाता है, एम्बुलेंस को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। मोदी का कट्टर विरोधी भी यही मानता है। प्रधानमंत्री खुद को नहीं, देश की जनता को वीवीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं। यह प्लान्ड नहीं था, मोदी के विरोधी जरूर कहेंगे। इस वीडियो को वायरल करा दिया गया, लेकिन सच क्या है? एम्बुलेंस अचानक आई, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं इसलिए एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। प्रधानमंत्री की गाड़ी साइड की गई, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। यह मोदी की सोच है, मोदी की अप्रोच है। लीडर कैसा होना चाहिए, लीड कैसे करना चाहिए, इन दो तस्वीरों ने बता दिया है। मोदी ने एक बार फिर एग्जाम्पल सेट किया है। इस वक्त देश में लड़ाई लीडरशिप की है, चेहरे की है। एक तरफ चेहरा है नरेंद्र मोदी का, तो दूसरी तरफ चेहरा नहीं, कई सारे चेहरे हैं। एक नहीं, कई सारे मोहरे हैं। मोदी देश को वंदे भारत की स्पीड से दौड़ा रहे हैं। राहुल स्लो स्पीड से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। मोदी काम गिना रहे हैं। राहुल बड़े बड़े सियासी डायलॉग हाँक रहे हैं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। मोदी ने 2 दिन में गुजरात का सियासी मैदान सजा दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैसेज पहुंचा दिया। गांव, गरीब, घर, यूथ, गरबा, मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, मोदी ने हर ग्रुप को टारगेट किया। अंबाजी होते हुए गुजरात का सियासी रास्ता क्लियर कर दिया। दूसरी तरफ राहुल 24 दिन से सड़क पर पैदल चल रहे हैं। 600 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। शुरुआती 22 दिनों में राहुल ने केरल और तमिलनाडु जैसे उन राज्यों में माहौल बनाया जहां न 23 में चुनाव होने हैं, न 24 में मोदी को चैलेंज देना है। राहुल की पैदल यात्रा इस वक्त कर्नाटक में है। अक्टूबर नवंबर में राजस्थान पहुंचेगी। राजस्थान और कर्नाटक इन दोनों ही राज्यों का चुनावी साल 2023 है और दोनों ही जगह कांग्रेस की सियासी नैया डूबने की कगार पर है। भारत जोड़ने की बात कहने वाले राहुल फिलहाल तो गहलोत और पायलट को ही नहीं संभाल पा रहे। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा है। गहलोत दिखे नहीं, पायलट समर्थक शुरू हो जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता लड़ने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तू मैं कैमरे पर शुरू है। पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस का नेता युवा सचिन पायलट, भैया साइड होके बताओ ना, आगे घुस जाओ, नेता युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। जरा सोचिए, जो चेहरे 22 में मोदी से नहीं लड़ पा रहे, वो 23 में क्या लड़ेंगे और 24 में क्या लड़ेंगे। लग तो ऐसा ही रहा है कि मोदी के दुश्मनों ने अपनी फाइट 29 तक के लिए मुलतवी कर दी है। गुजरात में 24 साल से कांग्रेस मुंह की खाती आई है। 98 के बाद उसे जीत नसीब नहीं हुई। राहुल की पैदल यात्रा से गुजरात गायब है और अब राजस्थान का भी बुरा हाल है। यानी गुजरात भी खत्म, राजस्थान भी खत्म। जबकि मोदी ने अभी से अपनी सेना मैदान में उतार दी है।
ये सियासी रेस ही अलग है। पैदल सेना से वंदे भारत की सेना को नहीं हराया जा सकता। मोदी देश का फेस बदल रहे हैं, जबकि राहुल अपनी ही पार्टी का फेस तय नहीं कर पा रहे। 29 सितंबर से 30 सितंबर की मोदी की टाइमलाइन देख लीजिए। 72 के मोदी इस उम्र में भी सुपर एक्टिव मोड में हैं, न थके हैं न रुके हैं। 2 दिन में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग से लेकर नई योजनाओं को हरी झंडी दिखाने तक। 48 घंटों में मोदी की भक्ति भी दिखी, उनकी चुनावी शक्ति भी दिखी। उसे इन तस्वीरों से समझिए। बनासकांठा की सड़कों से मोदी का काफिला निकलता है तो सड़क के दोनों किनारे हजारों की संख्या में हिंदू दिखाई देते हैं। मुसलमान भी हाथ हिला हिलाकर मोदी का स्वागत करते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। बनासकांठा वो रास्ता है जिससे होकर मोदी कांग्रेस के गढ़ में दाखिल होंगे, पूरी बाजी पलट देंगे। विरोधी जिस लोकेशन पर आपस में ही उठापटक कर रहे हैं, मोदी वहीं से जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। फिर भी लोग पूछते हैं, मोदी चुनाव क्यों जीतते हैं? मोदी इसलिए चुनाव जीतते हैं क्योंकि वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मिनट टू मिनट का हिसाब देते हैं। उनके कट्टर विरोधी भी तो यही कहते हैं। कुछ बातों के लिए जब अच्छी काम करते हैं जो हमारी पार्टी भी कर सकते थे, मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हूं। सुनिए, मैं 2 उदाहरण देता हूं। जब वो इंटरनेशनल योगा डे करवाते हैं, ये अच्छे भारत के लिए, मैं इसको तारीफ की। स्वच्छ भारत लेके आए। तीसरी उदाहरण है वो वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ये मेरे ख्याल में भारत का सॉफ्ट पावर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में हर किस्म के मजहब के लोग हैं और इसलिए हम लायक है दूसरे लोगों को यहाँ लेके आके कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये मेरे ख्याल में अच्छा लगा। और अंतिम चीज, मेरे ख्याल में और कोई उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको मैं तारीफ करने वाले। अंतिम चीज मैंने जो तारीफ किया था उनके भाषण, ने कहा कि बहुत अच्छा भाषण, उनका भाषण जो देते हैं हिंदी में, मैंने सोचा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि अटल जी से भी बेहतर, मतलब सब लोग कहते थे कि वो नंबर 1 था। सोचिए, एक आदमी वोट के हिसाब से आगे है, पॉपुलैरिटी के पैमाने पर नंबर 1 है, जिसके बारे में लोग खुलकर कहने लगे हैं कि वो मोदी ही हैं जो देश को आगे ले जा रहे हैं, देश की रफ्तार कई गुना बढ़ा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर वो खेमा है जो राहुल है, जो ये नहीं तय कर पा रहे कि सेकंड इन कमांड किसे बनाना है। इधर नरेंद्र मोदी रिस्क लेने से डरते नहीं, डेयरिंग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। मोदी ने गुजरात की सरकार बदल दी, सीएम बदल दिया, मंत्री बदल दिए, गुजरात का पूरा मेक ओवर कर दिया। उधर कांग्रेस न राजस्थान में कोई क्लियर स्टैंड ले पाई, न ही अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के मद्देनजर कोई डिसाइसिव स्टेप ले पाई। पहले अशोक गहलोत का नाम रेस में आया, फिर वो बाहर हो गए। शुक्रवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 2 ही नाम रेस में थे, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह। यहां भी शशि थरूर का पलड़ा भारी दिख रहा था, उनके फेवर में जबरदस्त माहौल बन रहा था, खूब नारेबाजी हो रही थी। दुनिया भर में चोर आपकी बारी जगी जरूर, दुनिया भर में चोर आपकी बारी जगी जरूर, कांग्रेस पार्टी हमारा जरूर जगी जरूर। राहुल कांग्रेस का सेकंड इन कमांड मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रहे हैं, ये लगभग कंफर्म है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 80 साल के खड़गे खुद ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। एक लाइन में कहें तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन नहीं, उस पद के लिए गांधी परिवार का सिलेक्शन है। कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी भी, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ही ये नेशनल रह गई है,
और यह अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह करके सीमित हो गई है, सिकुड़ गई है, कोई विचार से लेना देना नहीं है। जो लोग नारे लगाते हो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग को शाबाशी देने के लिए राहुल गांधी जेएनयू चले जाते हो, तो ऐसे वैचारिक पृष्ठभूमि के लोगों को क्या कहा जा सकता है। इसलिए यह कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ऊपर से नीचे तक देखो, व्यक्ति के आधार पर पार्टी बन गई है। अब सवाल यह है कि खड़गे को मैदान में उतारने के पीछे का गेम प्लान क्या है। यह बात सही है कि मोदी लहर के बावजूद 2014 में खड़गे को जीत मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। तो फिर पिछले चुनाव में हारे हुए व्यक्ति को आने वाले अहम चुनावों से पहले रेस में क्यों उतारा गया? क्या खड़गे को अध्यक्ष की रेस में खड़ा करने के पीछे इकलौती वजह पीछे से कांग्रेस चलाना है? सवाल बड़ा है, क्योंकि लोकसभा में 303 सीटों वाली बीजेपी के मुकाबले 53 सीटों वाली कांग्रेस को 24 के मद्देनजर 250 सीटों पर कैचअप करना है। लेकिन इस गैप को खत्म करना राहुल के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी यानी मोदी खड़ा है जिसकी डिक्शनरी में हार नहीं जीत है, और 8 साल में ऐसा कई बार प्रूव हो चुका है। इस वक्त देश में दो तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। पहली वाली साइड में वो हैं जिनकी फिलॉसफी है कुछ मत करो, चुपचाप देखते रहो। दूसरी साइड वो हैं जो रिस्क लेते हैं, डेयरिंग करते हैं, तभी तो उस तरफ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कांग्रेस का रियलिटी चेक यही है कि वो स्टेटस को वाली पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट वाला उठापटक इसका प्राइम एग्जाम्पल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।